एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वालो। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। ये आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो ये कुछ बच्चों की बुक में चैप्टर नंबर 3 है, कुछ की बुक में 4 है। जो पुरानी बुक है उसका ये चैप्टर 4 है और जो न्यू बुक है उसका ये चैप्टर 3 है। तो जिसके पास पुरानी बुक होगी और जिसके पास न्यू बुक होगी वो अपने तरीके से चैप्टर को देख लेना, बट नाम इसका सेम ही है। सो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वाई इलेक्शंस। इलेक्शंस क्यों? तो यहाँ पे आपको हरियाणा की इलेक्शन असेंबली के बारे में जो है वो बताया गया है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर कट है जिसमें लोग जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं लीडर का, कि लीडर कब आएगा। 5 घंटे से उन्हें वो वेट कर रहे होते हैं और जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो सहारा दिला रहे होते हैं उस क्राउड को कि हाँ लीडर आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। लीडर ने जो है वो एक असेंबली बुलाई होती है वहाँ पे मीटिंग करने के लिए। तो वहाँ पे लोग इसीलिए इकट्ठा हुए होते हैं। तो जो भी कोई व्हीकल उनके सामने से गुजरती थी लोग खड़े हो जाते थे ये मान के कि शायद वो आ गए हैं। तो जो लीडर थे वो थे देवीलाल। देवीलाल जो हैं वो चीफ थे किसके, हरियाणा संघर्ष समिति के। उन्होंने मीटिंग जो है वो बुलाई थी कहाँ पे, करनाल में, थर्सडे नाइट को। तो 76 ईयर ओल्ड के थे वो, बहुत बिजी आदमी हैं। 8 बजे उनका सुबह दिन स्टार्ट होता है और 11 बजे के बाद रात को उनका दिन ख़त्म होता है। तो उस दिन वो 9 और इलेक्शन मीटिंग्स जो हैं वो कर चुके थे इस मीटिंग में आने से पहले। तो वो इसलिए कर रहे थे ऐसा क्योंकि जो अभी इलेक्शंस थी, आने वाली इलेक्शंस थी, उसके लिए वो प्रिपेयर हो रहे थे। तो ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी ये हरियाणा की स्टेट असेंबली की थी इन 1987। तो वहाँ पे सबसे पहले 1982 तक किसने रूल किया था? कांग्रेस पार्टी ने रूल किया था। ये जो चौधरी देवीलाल हैं ये ऑपोजिशनल लीडर्स थे। जैसे कांग्रेस पार्टी तो क्या थी, गवर्नमेंट में थी ना, तो उसके अलावा भी तो और पार्टीज़ होंगी। तो जो बाकी और पार्टीज़ थी वो कौन सी पार्टीज़ होती हैं? ऑपोजिशनल पार्टीज़। तो यही देवीलाल जो हैं, चौधरी देवीलाल, ये भी ऑपोजिशनल लीडर थे और इन्होंने एक मूवमेंट जो है वो लीड किया था जिसका नाम था न्याय युद्ध। न्याय युद्ध मीन्स स्ट्रगल फॉर जस्टिस। और इन्होंने अपनी न्यू पार्टी जो है वो फॉर्म कर ली जिसका नाम था लोकदल। आपको ये याद रखना है। एल से लोग, एल से लाल, तो ये आपको पता हो जाएगा। ऐसे लोकदल, देवीलाल। उनकी पार्टी जो है वो अदर ओपोजिशनल लीडर्स ने भी ज्वाइन की क्योंकि वो कांग्रेस के अगेंस्ट जो है उनकी पार्टी थी ओपोजिशन में। अब इलेक्शन कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो गई। जब इलेक्शंस स्टार्ट होने लगती है उसके बाद इलेक्शंस कैंपेन होती हैं। जगह जगह जाके जो लीडर कैंडिडेट होता है जो खड़ा हुआ होता है इलेक्शन में वो लोगों के साथ प्रोमिसेस करता है। तो ऐसी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गई। तो देवीलाल ने क्या किया, इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने एक प्रॉमिस रखा लोगों के सामने कि अगर वो जीत जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट सरकार बन जाती है अगर, तो वो लोन जो है वो माफ़ कर देंगे। किनका? फार्मर्स का और स्मॉल बिजनेसमैन का लोन जो है वो माफ़ कर देंगे। और वो कहते हैं कि जब वो गवर्नमेंट में आएंगे तो सबसे पहला काम वो यही करेंगे कि वो सबका लोन माफ़ कर देंगे। और वैसे भी लोगों ने शुक्र किया कि कोई उनका न्यू लीडर जो है वो ऐसा आया और जिसने ऐसे प्रोमिस किए हैं। क्योंकि लोग भी जो गवर्नमेंट थी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट से उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इसीलिए वो जो प्रॉमिस देवीलाल ने आगे रखा उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। जब इलेक्शंस हुई तो सारे वोट जो हैं वो किसके फेवर में आए? लोक दल पार्टी के और उनके एलाइसिस के। लोकदल पार्टी जो थी वो किसकी पार्टी थी? देवीलाल की पार्टी थी। लोकदल पार्टी और उसके अलाइंसेस क्या होते हैं? जो और ऑपोजिशनल पार्टीज उसके साथ मिली थी, इनको दोनों को मिलके कितने वोट्स मिले? 76 टोटल इनको वोट मिले। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ लोकदल पार्टी को कितने वोट मिले थे, तो इसको टोटल 60 वोट मिले थे, अकेली पार्टी को। तो अकेली भी वो मेजोरिटी में आ गई थी। उसने, कांग्रेस जो थी उसने कितने वोट जीते? सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। वो इलेक्शंस का रिजल्ट जब आ गया तो जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर था उसको तो रिज़ाइन करना पड़ना था। क्योंकि पहले जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसका ही लीडर चीफ मिनिस्टर होगा। अब लोकदल की पार्टी आ गई तो अब उसका चीफ मिनिस्टर होगा। तो इस चीफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिज़ाइन करना पड़ेगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो अब एक न्यू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज द लीडर। तो जो लोकदल की पार्टी थी उसने किसको चुना था? देवीलाल को चुना था एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उनका लीडर। गवर्नमेंट जो थी, गवर्नर जो था उसने क्या किया? देवीलाल को इनवाइट किया कि आप अब न्यू चीफ मिनिस्टर हो। तो 3 दिन के बाद जब इलेक्शंस हुई तो रिजल्ट तो हमें पता ही था कि इलेक्शंस की लोकदल पार्टी जो है वो जीत गई। तो उसके 3 दिन बाद जो ये है देवीलाल हैं वो क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सून एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, तो अब क्या बात आ गई? अब वो अपने प्रोमिस को फुलफिल करने में लग गया। अब वो क्या कर रहा था?
तो उसने सबसे पहले जो लोन्स थे वो माफ़ किए स्मॉल फार्मर्स के, एग्रीकल्चर लेबर्स और स्मॉल बिजनेसमैन्स के। तो उसकी पार्टी जो थी उसने कितने साल तक रूल किया, 4 ईयर्स तक उसकी पार्टी ने रूल किया। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी जो पार्टी थी वो नेक्स्ट इलेक्शन में इतना सपोर्ट नहीं गेन कर पाई, इतनी उसको वो सीटें नहीं मिली, तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो फिर से क्या आ गई, पार में आ गई। अब हम देखते हैं कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है। अब आपको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस जो होती है वो एक आइडिया होता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट आइडिया होता है जहाँ पे इलेक्शंस तो होती ही होती हैं। तो हमने वी नोटेड इन चैप्टर 1 कि देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टुक प्लेस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव। तो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि मोर देन 100 जो कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में वो इलेक्शंस करवाती हैं और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। बट वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉन डेमोक्रेटिक। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसी कंट्रीज जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हैं उनमें भी इलेक्शंस होती हैं। सो बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत है? तो इमेजिन करो एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें इलेक्शंस ना हो। अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ़ ऑल। और जब किस डेमोक्रेटिक कंट्री में मेनली, डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे लोगों का रूल होता है, लोगों की जो है मनपसंद की गवर्नमेंट होती है। अगर इलेक्शंस नहीं हो रही हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि लोग आके सारे लोग आके हर रोज़ इकट्ठे और अपने लिए डिसीजंस लें। क्योंकि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि लोगों के पास ना ही इतना टाइम है और ना ही उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो सबके हित में क्या ले सके, डिसीजन ले सकें। तो इसीलिए मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो बहुत सी डेमोक्रेसीज में जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेटिक, मैं तो डेमोक्रेटिक की बात कर रही हूँ, वहाँ पे लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं। इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिटिंग सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस? क्या ऐसा कोई वे है डेमोक्रेटिक वे जिससे हम इलेक्शंस के बिना अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं? तो वो कहते हैं या तो ऐसा ही होगा कि रिप्रेजेंटेटिव किसके बेसिस पे चूज़ किया जाए, एज की और एक्सपीरियंस में। सो लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे चूज़ होता है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे एजुकेशन और नॉलेज से चूज़ होता है। बट ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि पता करना कि कौन बंदा इतना ज़्यादा नॉलेजेबल है और कौन नहीं। सो बट लेट्स अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो हम कहेंगे कि क्या लोग अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। सो सच ए पीपल प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। तो जहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे इलेक्शंस की फिर क्या ज़रूरत है, अगर एज के बेसिस पे या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। बट ऐसी जगह को हम डेमोक्रेसी क्या कहेंगे फिर? क्या हमें पता होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? एक एजुकेटेड इंसान को मानो कि रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है, बट बहुत से लोग हैं जो इस इंसान को पसंद नहीं करते हैं। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो लोगों की विशेस को फुलफ़िल करने का ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जिसमें लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करें और उसको चेंज भी कर दें अगर उनका मन हो तो। तो ऐसा तो एक ही मैकेनिज़्म है, वो क्या है? इलेक्शंस। ऐसा इलेक्शंस में ही हो सकता है सिर्फ कि लोग अपना अपना मनपसंद का रिप्रेजेंटेटिव भी चूज़ कर लें, और अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके किसी और को भी चूज़ कर लें। सो इन एन इलेक्शंस दो वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। और इलेक्शंस में वोटर्स जो है वो बहुत सी चॉइसेस बनाते हैं। 3 आपको दी हैं और आपको ध्यान में रखनी है ये। पहला, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर दैम। उनको चूज़ करते हैं कि कौन इनके लिए लॉज बनाएगा। और दूसरा, दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, कि वो कौन अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा और मेजर डिसीजंस लेगा। थर्ड, दे कैन चूज़ द पार्टी जो अपनी पॉलिसीज़ से गवर्नमेंट को चलाएगी और लॉज बनाएगी। अब थर्ड आता है यहाँ पे, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि कौन सी इलेक्शंस ऐसी होती हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती हैं, कैसी इलेक्शंस होती हैं। सो इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। इलेक्शंस बहुत से वेज से हो सकती हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो इलेक्शंस होल्ड करती हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी जो होती हैं वो भी इलेक्शंस जो हैं वो करती हैं। सो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और बाकी इलेक्शंस में क्या फ़र्क होता है? तो यही तो हमारा टॉपिक है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसी होती हैं। सो हमने जैसे कि चैप्टर 2 में पढ़ा था कि बहुत सी हमने एग्जांपल्स देखी थी जिसमें ऐसी कंट्री जो इलेक्शंस करती हैं बट वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होती। जैसे कि वो इलेक्शंस तो कर रही हैं बट वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होती थी। सो वी लर्न देयर एंड स्टार्ट सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। फर्स्ट, एवरी वन शुड बी एबल टू चूज़। हर एक इंसान जो है वो
चूज़ करेगा। दिस मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट, हर एक इंसान के पास एक वोट है और एक वोट की एक वैल्यू है। सेकेंडली, दैट देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, so party and the candidate should be free to contest elections and should offer some real choices to the voters। दूसरा ये है कि किससे चूज़ करेंगे, तो पार्टी और कैंडिडेट ही होंगे तो हम चूज़ करेंगे ना। तो पार्टी और कैंडिडेट कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए कि वो इलेक्शंस में खड़े हो सकें और कुछ ऐसे ऑफर्स जो वो वोटर्स को दे सकेंगी, जैसे हमने लोकदल पार्टी में देखा कि उन्होंने ऑफर दिया कि हम आपके लोन्स जो हैं वो ख़त्म कर देंगे सारे। थर्ड, अ चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, कि मतलब कि जब किसी भी एक बंदे का, जैसे कि अभी हमारी बीजेपी सरकार है तो 5 साल तक ये रूल करेगी, जब इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो फिर से इलेक्शंस होंगी। इलेक्शन मस्ट हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल चूज गेट इलेक्टेड, तो जो कैंडिडेट है वो वही चूज़ होगा जो लोग उसको चूज़ करेंगे, वही जो कैंडिडेट होगा वो अपनी गवर्नमेंट बना सकेगा। सो द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, सो जो वो कैंडिडेट जो लोग उसको जिसको चूज़ करेंगे वो क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट बना लेगा। फिफ्थ जो है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर द पीपल कैन चूज़ एज देयर रियली विश, तो फ्री एंड फेयर मैनर में जो है वो इलेक्शंस होनी चाहिए कि लोग अपनी विशेष से जो उनका रिप्रेजेंटेटिव उसको चूज़ करें। सो दिस माइट लुक लाइक वेरी ईजी एंड सिंपल, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड, ऐसी भी कंट्रीज़ जहाँ पे ये 5 जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े वो फुलफिल नहीं होते हैं, जैसे कि इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशन टू द इलेक्शंस हेल्ड इन आवर कंट्री। इट सी इफ़ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, हमारी कंट्री में जो है वो काफ़ी हद तक ये जो 5 चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, मैच हो जाती हैं। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, तो अब आपने देखा है कि डेमोक्रेसी में, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में बहुत सा कॉम्पिटिशन होता है। किसके बीच में, अब लोगों के बीच में तो कॉम्पिटिशन नहीं है ना, किसके बीच में कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन होता है कैंडिडेट्स के बीच में। अब कैंडिडेट्स के बीच में कौन से, अलग अलग पार्टी के, जैसे कि एक बीजेपी की पार्टी हो गई, एक कांग्रेस की पार्टी हो गई और भी पार्टीज़ होगी। तो मेनली पहले मैं इन 2 पार्टीज़ का ही बताती हूँ, इसका कैंडिडेट ये खड़ा है और इसका कैंडिडेट ये खड़ा है, तो इनके बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा कि कौन जीतता है। सो लेट्स सी द कि इसके टॉपिक के अंदर क्या दिया है। सो द कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म, कंपटीशन बहुत से फॉर्म्स में हो सकता है। ऑब्वियस फॉर्म है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में ही कंपटीशन जो है वो होगा, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के बारे में बात करते हैं तो ये किसके बीच में होता है, कैंडिडेट्स के बीच में होता है। सो देयर इज़ नो कंपटीशन, इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। तो अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शंस जो है वो पॉइंटलेस हो जाएंगी। कंपटीशन नहीं होगा मतलब कि जिसमें कोई ओपोजिशन नहीं होगी। अब ओपोजिशन है इसलिए तो कंपटीशन होता है ना। अगर बीजेपी की पार्टी अभी हमारी किस में है, पार में है, ओपोजिशन नहीं होती, कांग्रेस की पार्टी नहीं होती, तो बीजेपी की पार्टी को पता है कि मैं अकेली ही पार्टी हूँ इस कंट्री में, तो अगर मैं जैसे मर्जी डिसीजन लूँ, अगर मैं इस साल गलत भी कुछ काम करती हूँ तो अगले साल भी मैंने ही बनना है, क्योंकि और कोई पार्टी तो है नहीं। बट ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिशन है, विच मीन्स मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारी इंडिया में, तो आपको याद रखना है। अब आता है कि ये जो कंपटीशन होता है क्या ये ठीक है, अच्छा है कंपटीशन, तो क्लियरली कंपटीशन तो कोई भी अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स तो कंपटीशन के होते ही हैं ऑब्वियसली। तो ये जो कंपटीशन होता है ये एक डिसयूनिटी जो है वो लोगों के बीच में ला देता है। एंड यू विल हैव हर्ड टू पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी, कि उन्होंने मतलब डर्टी ट्रिक्स जो है वो फॉलो करके इलेक्शंस जीती हैं। तो कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कंपटीशन में, बट कंपटीशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना अच्छी बात होती है। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्शंस फाइट डज नॉट बीन अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेशन, तो कुछ तरह कहते हैं कि ये जो फाइट होती है ना, ये किसी दिन क्या करेगी, हमारी डेमोक्रेसी को हटा के ही रहेगी। सम गुड पीपल्स, जो कुछ अच्छे लोग होते हैं, हु मे विश टू सर्व द कंट्री डिड नॉट एंटर दिस एरिना, बट कुछ लोग जो अच्छे लोग होते हैं जो फ्री एंड फेयर तरीके से जीतने की कोशिश करते हैं, वो ऐसी चीज़ों में कभी भी एंटर नहीं करते। दे डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ ड्रैगिंग इन टू एन अनहेल्थी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कॉम्पिटिशन और अनहेल्दी कॉम्पिटिशन मीन्स डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करके इलेक्शंस जीतने वाला हो जाता है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वो इस चीज़ के अवेयर थे कि ऐसा कुछ होगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया है, दे ऑप्ट द फ्री कॉम्पिटिशन इलेक्शंस एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। तो वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसलिए वो फ्री कंपटीशन जो है वो
ऑप्ट करते हैं. सो दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग टर्म. तो वो क्या करते हैं कि ये सिस्टम इसलिए चूज़ करते हैं कि आगे जाके ये जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर सके. सो इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नोज व्हाट इज़ गुड. तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, व्हाट इज़ गुड फॉर पीपल्स. उनको पता है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और वो मोटिवेट करते हैं खुद को कि वो सिर्फ अच्छे तरीके से लोगों को सर्व करें. मतलब उनको अपनी सर्विस दें जो 5 साल तक उन्होंने रूल करना है. पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड बट दैट इज नॉट जस्ट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ. पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर. लेकिन जो सब लोग हैं वो चाहते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल करियर वो बढ़ता जाए, इसलिए जो है वो बार बार गवर्नमेंट में पावर में आने की कोशिश करते हैं. सो दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि वो हर एक लोग चाहते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो अच्छा ही चले, इसलिए वो चाहते हैं कि वो बार बार पावर में आते रहें और पावर पोजीशन को जीतते रहें. सो दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल. तो बट इट इज़ रिस्की to depend entirely on the sense of duty. Beside, even when they wish to serve the people, they might don't know what is required to do so. So their ideas may not match what the people really want. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि अपने तरीके से तो सब ठीक ही करते हैं कि हम अच्छे से लोगों को सर्व करें, अच्छे से लोगों के जो विशेस हैं उनको फुलफिल करें, लेकिन कभी कभी जैसा वो सोचते हैं ऐसा नहीं होता. हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ द पोलिटिकल लीडर्स. सो एक ऐसा वे है जिससे हम ये जो सिचुएशन है उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उससे डील कर सकते हैं कि नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ द पोलिटिकल लीडर की जो नॉलेज है कि उसको किस तरीके से काम करना है वो अगर इम्प्रूव हो तो द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पोलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिशेस फॉर नॉट डूइंग सो. और एक ऐसा कि पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसा ना लगे कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो 5 साल के बाद निकाले जाएंगे, कुछ नहीं होगा. उनको अगर अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड दिया जाए और बुरे काम के लिए उनको पनिशमेंट दी जाए. बुरे काम के लिए पनिशमेंट, अगर बहुत बुरा काम कर रहे हैं वो तो उनको जेल भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम व्हाट दे डिड. और रिवॉर्ड मतलब कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर से वो पावर में आ जाएंगे. अब ये रिवॉर्ड और ये जो पनिशमेंट्स है वो कौन करता है डिसाइड? ऑब्वियसली द पीपल. दैट इज़ वाई इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज. लोग ही करते हैं. पनिशमेंट कैसे देते हैं लोग? उसको फिर से नहीं लाके पावर में कभी भी. और रिवॉर्ड कैसे देखें? उसको फिर से पावर में लाके. सो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंसिटिव्स टू पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज एंड लीडर्स. इंसेंटिव्स मतलब कि उनके दिल में एक ऐसा डर सा रहता है कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, उनके फुलफिल नहीं करेंगे नीड्स, तो उनको अगली बार निकाल दिया जा सकता है. दे नो दैट दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड. उनको पता है कि उनको वही इश्यूज़ को रेज करना है, उठाना है जो लोग चाहते हैं. द पॉपुलैरिटी एंड चांसेस टू विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट सेक्शंस. और अगर वो ऐसा करते हैं, जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो नेक्स्ट इलेक्शंस में फिर से आ सकते हैं. अगर वो फेल हो जाएं तो दे विल नॉट एबल टू विन अगेन, फिर से वो नहीं जीत सकते. सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल. दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स. ये वैसा ही है जैसे कि मार्केट में काम होता है. इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, अगर शॉपकीपर भी सिर्फ अपने प्रॉफिट में ही इंटरेस्टेड है, ही इज़ फोर्स टू गिव गुड सर्विस. तो अगर वो चाहता है कि उसको अपना प्रॉफिट देख रहे हैं तो वो मजबूर होगा कि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे किनको, कस्टमर्स को. तो यही उन्होंने हमें बताया है. मैंने इसलिए सबसे पहला ये पढ़ा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. उन्होंने इसलिए बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको अगर पावर में रहना है तो उनको फोर्सफुली लोगों को अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे लॉज, अच्छी जो स्कीम्स हैं उनके लिए निकालनी पड़ेंगी जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हों. इफ़ ही डज़ नॉट, द कस्टमर विल गो टू अनदर शॉप. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, कौन? पार्टीज़ ऐसा नहीं करेंगी, कोई बात नहीं, ये पार्टी अकेली थोड़ी है, और भी तो पार्टीज़ हैं भाई, इनमें से किसी को बना देंगे. ऐसा होता है. सिमिलरली political competition may cause division and some ugliness, but it is finally help us to political parties and leader to serve the people. ऐसा है कि अब हर एक चीज़ जो हम सोचते हैं उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, बट अच्छा है क्योंकि इससे हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर जो हैं वो अच्छे तरीके से सर्व करते हैं हमारी कंट्री को. अब 4.2 देखते हैं. 4.2 है व्हाट इज़ आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. अब हमारा क्या सिस्टम है इलेक्शंस का.
तो कैन वी से दैट इंडिया इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? तो चलिए देखते हैं. सो लेट अस टेक अ लुक एट द हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया, कि कैसे इलेक्शंस होती हैं इंडिया में. लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन जो हैं वो 5-5 साल बाद होती हैं. ठीक है. जब किसी का भी 5 साल का टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो फिर से इलेक्शंस होती हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव है चूज़ लोग करते हैं अपना, और जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है केम टू एन एंड, जो उसकी टाइम पीरियड होता है, जो उसकी पार होती है, वो ख़त्म होने को आ जाती है. तो लोकसभा और विधानसभा जो है वो डिसॉल्व, मतलब कि फिर से उसकी इलेक्शंस होना शुरू होती है. इलेक्शंस होती हैं कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम, सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में ईदर ऑन द सेम डे पे ही हो जाती हैं, कभी कभी आगे पीछे हो जाती हैं. तो इसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शंस कैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने देखा था कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसको छोटे पार्ट्स में जो है वो क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि ईजी हो जाए इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना. तो यही जो इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूंसीज में होती हैं, कभी सेम डे पे होती हैं, कभी अलग अलग दिनों में होती हैं, तो इससे हम क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शंस. समटाइम्स जो है वो sometimes elections is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or registers of member. कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका जो लीडर है उसकी डेथ हो गई है, तो फिर से जो है वो इलेक्शन होती है कि जो खाली सीट तो नहीं रख सकते ना, तो इनको क्या कहते हैं, बाय इलेक्शंस कहते हैं. बट हम इसमें सिर्फ जनरल इलेक्शंस के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं. सो लेट्स सी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. जो हमने अभी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, स्मॉल पार्ट्स में जब इंडिया डिवाइड हो जाता है. अब आपने देखा था हरियाणा में 90 MLAs को क्या करना था, चूज़ करना. यू मे हैव वंडर हाउ दे डिड दैट, कैसे किया होगा उन्होंने. सो क्या एवरीवन इन हरियाणा वोट फॉर द 90 MLAs, सबने 90 MLAs के लिए वोट किया होगा हरियाणा में? और आपको भी पता कि ऐसा नहीं है, सबने जो है वो वोट नहीं किया होगा. तो हमारी कंट्री में देख लो तो किससे फॉलो होता है ये, अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि कंट्री जो है वो डिवाइड होती है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. सो वोटर जो एक जगह का होता है और वो अपने कैंडिडेट को क्या करता है. तो लोकसभा की इलेक्शंस के लिए जो कंट्री है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होती है, 543. सो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम MP कहते हैं. तो एक फीचर होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का, दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि हर एक लोग जो है वो वोट करते हैं और हर एक वोट की एक वैल्यू होती है. इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन. तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब ऐसा कहता है कि रफली ही जो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके मतलब इक्वल जो है मेंबर्स होने चाहिए. जैसे कि अगर आप मान लो कि एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से भी किसी एक बंदे को निकलना है और यहाँ से भी किसी एक बंदे को निकलना है, पर यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ कितनी है, 50% है, और उसमें से एलिजिबल वोटर्स कितने हैं, 20% है. तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने हैं, 60% टोटल है, और एलिजिबल कितने हैं, 50 हैं. तो देख लो अनइक्वल हो गया ना. इसलिए वो कहते हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या होना चाहिए, रफली इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए. सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली. हर एक स्टेट छोटी उसमें होती है, जिससे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जिसे हम MLAs की इलेक्शंस या फिर अब पंचायती राज की बोलते हैं वैसे इलेक्शंस. तो ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी. सो सेम प्रिंसिपल किसके लिए, पंचायत इलेक्शंस और म्यूनसिपल इलेक्शंस के लिए भी फॉलो होता है, कि एक जो विलेज होती है वो सेवरल वार्ड्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. ईच वार्ड इलेक्टेड 1 मेंबर, हर एक वार्ड जो है वो अपना एक मेंबर जो है वो इलेक्ट करता है. एंड समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स. कभी कभी क्या एज ए सीट्स भी ये क्या होती हैं, काउंट होती हैं. व्हेन वी से दैट लोक दल 160 सीट्स, तो हम क्या कहते हैं कि लोक दल ने 60 सीट्स जीती, किसमें, हरियाणा में. इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोक दल 160 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज. इसका मतलब ये है कि लोक दल की जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज असेंबलीज में क्या की हैं, सीट्स जीती हैं इन स्टेट्स में. सो लोक दल है 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली. कितने थे उनमें, 60 MLAs थे स्टेट असेंबली में. अब है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हर एक जो है उसके पास राइट है वोट देने का, और वो अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं वो वरी थे किसके लिए, इन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के लिए. उनको लग रहा था कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं
कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ है, क्या पता उन्हें चांस ना मिले कि वो लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हों। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक निकाला कि हम सीट रिजर्व कर देंगे, इसीलिए इसका नाम ही रिजर्वेशन। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो उनको लगा कि जो क्या पता जो एजुकेटेड लोग हैं वही सिर्फ बार बार जो है वो ना आते रहे इलेक्शंस में, क्या पता इन लोगों को जो है वो मौका ही ना मिले। सो दोज हु इन्फ्लुएंस्ड एंड रिसोर्सफुल में प्रिवेंट फ्रॉम, तो जो मतलब रिसोर्सफुल है, मतलब जो कि मेजोरिटी में है, वो क्या पता इनको आने ही ना दिए, जीतने ही ना दें। सो आर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आर। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि क्या पता इनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सुनी जाएंगी या नहीं सुनी जाएंगी। सो दैट वुड मेक अ डेमोक्रेसी लेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी, जिसका मतलब होगा डेमोक्रेटिक लेस रिप्रेजेंटेटिव। सो द मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सोचा एक ऐसे सिस्टम के बारे में कि हम उनके लिए रिजर्व ही कर दें। अगर हम उनके लिए रिजर्व कर देंगे तो कोई भी उनकी सीट्स जो है वो नहीं ले पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व ऑफ द पीपल, जो कुछ ऐसी एरियाज थे वो किन के लिए रिजर्व थे, SC STs के लिए रिजर्व थे, ताकि कि उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में वही लोग जो हैं वो इलेक्ट होकर आ सकें जो किससे बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप से। सिमिलरली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैन कंटेंट एन इलेक्शन फ्रॉम, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो कि रिजर्व की हुई हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। जैसे कि शेड्यूल कास्ट वालों के लिए अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो रिजर्व की गई है तो इसमें से कौन बंदा इलेक्ट होकर आ सकता है, शेड्यूल ट्राइब। अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो रिजर्व की गई है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो कौन बंदा आ सकता है, शेड्यूल ट्राइब्स। सो ऐसे ही करंटली इन द लोकसभा 84% जो सीट्स हैं वो किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। दिस मेंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। ये किसके लिए, इनके टोटल पॉपुलेशन के प्रपोर्शन पे ही बताया कि क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स की कम होगी पॉपुलेशन इसलिए इनके मेंबर्स भी कम हैं। सो 10 सीट्स रिजर्व जो की गई हैं SC ST के लिए डज नॉट टेक वे द लेजिस्लेटिव शेयर। अब कोई और जो सोशल ग्रुप है, जैसे अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे कि अभी आपने देखा कि 84 सीट्स जो हैं वो किसके लिए हैं, SC के लिए हैं। अगर 84 में से कोई एक आधी सीट जो है या फिर 82 सीट्स वो उनको मिलती हैं तो जो 2 सीटें होंगी वो खाली रहेंगी, कोई और जो है वो नहीं लेगा। सो यही सिस्टम जो था वो, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू द वीकर सेक्शन एट द डायरेक्टिव इन द लोकल लेवल पे जो है ये सिस्टम बढ़ता गया, और कुछ स्टेट्स में रूरल पंचायती लेवल और म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कॉर्पोरेशन मतलब अर्बन एरियाज़ में भी ऐसा होने लगा, लोकल बॉडीज़। अब कुछ जो है वो OBCs के लिए भी रिजर्व करने लगे सीट्स, क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस भी तो हैं SC STs को छोड़ के। तो द प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स रिजर्व वेरियस स्टेट्स, सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड द अर्बन। तो इसीलिए जैसे अब आपने देखा शेड्यूल कास्ट के लिए हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो गया, OBCs के लिए हो गया, वैसे ही अब 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व होने शुरू हो गई थी, वुमेंस के लिए भी रिजर्व होना शुरू हो गई थी। तो बच्चा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अब मैं वोटर लिस्ट जो है वो मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। आपको मेरी वीडियो का पार्ट 2 मिल जाएगा, उसमें हम वोटर लिस्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर अपना चैप्टर जो है वो ख़त्म कर देंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, डोंट टेक टेंशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको कैसे पता लगेगा कि अगर मैं कोई न्यू वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और अगर अच्छे से समझ आए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सो बाय, टेक केयर।